धर्म और आस्था के सबसे बड़े मेले का आगाज हो चुका है। प्रयागराज में कुंभ की उमंग, श्रद्धालुओं की तरंग और आस्था के रंग देखते ही बनते हैं। दूर दूर से लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। इस खास मौके पर हमने सोचा क्यों ना निवेशकों को भी मुनाफे की डुबकी लगवाई जाए। मकर संक्रांति से जिस तरह से सूरज का तेज बढ़ता है, उसी तरह उनके निवेश को भी नई ऊर्जा दी जाए। निवेश से जुड़ी अनजाने में जो हमसे भूल हो चुकी है, उनसे छुटकारा दिलाकर पोर्टफोलियो का शुद्धिकरण किया जाए। चलिए तैयार हो जाइए कुंभ के शुभ मुहूर्त के मौके पर मुनाफे की डुबकी लगाने को। यहां प्रयागराज कुंभ मेला, इसकी आज से शुरुआत हो गई। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ रहा था इसके बारे में। यह दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। कुंभ के 7 हफ्तों में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। यह रूस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। बल्कि आज पहले ही दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने वाले हैं। पहले अखाड़ों का शाही स्नान और उसके बाद अब आम जनता की बारी। और स्नान क्यों करते हैं हम? अपने पाप धोने के लिए। तो गलत स्टॉक चुनकर हमने भी पोर्टफोलियो में पाप किया है। ऐसे स्टॉक जिन्होंने हमारे पोर्टफोलियो, हमारे कैपिटल को डुबा दिया। आज बारी है पोर्टफोलियो के शुद्धिकरण की। ऐसे स्टॉक्स का करा क्या जाए? निकाल फेंकें पोर्टफोलियो से इन स्टॉक्स को, या अब पाप जो है वो प्राइस में है और यहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो चुका है, रख लिया जाए। तो निवेश से जुड़ी भूल का प्रायश्चित कराने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे 2 खास मेहमान, ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और इन दोनों से मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले एक काम करते हैं, प्रयागराज का थोड़ा सा मूड चेक ले लें। हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे जी जुड़ते हुए, जो सीधे वहां से जुड़ रहे हैं। सर्वेश जी बताएं सर, मूड क्या है, मूड चेक कैसा है, माहौल कैसा है वहां पे इस समय? देखिए, प्रयागराज की बात करें तो ये तीर्थों का राजा कहा जाता है और ये मोक्ष और पुण्य की धरती है। और यहाँ पर जब कुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है, तो यहाँ पर जन सैलाब उमड़ना लाजमी है। और सुबह से यहाँ जन समुद्र उमड़ पड़ा है। जन सैलाब स्वतः स्फूर्त यहाँ पर उमड़ा आ रहा है। यहाँ पर अखाड़े स्नान कर रहे हैं और संगम के घाटों का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। संगम के जो घाट हैं, उन घाटों पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार इस मेले को बृहद रूप से आयोजित कर रही है और इसका क्षेत्रफल बढ़ाकर 3200 हेक्टेयर किया गया है। संगम पर 8 किलोमीटर का पूरा संगम क्षेत्र का घाट बनाया गया है, जिन घाटों पर सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था इस तरह से बलवती है। यहाँ पर लोग मोक्ष की कामना को लेकर माँ गंगा की शरण में, माँ गंगा की गोद में आ रहे हैं। और कहा जाता है कि गंगा यमुना। तो सर्वेश जी, मैं आपको देख रहा था, आप तो जैकेट पहने और डुबकी लगाई नहीं लगाई? आपके पास तो बेहतरीन मौका था सर। जी देखिए कि हम लोग सुबह से यहाँ पर इसकी कवरेज में यहाँ पर लगे हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं। अभी हम लोगों को ये पुण्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम लोग फ्री होंगे, निश्चित तौर पर हम लोग भी इस पुण्य कमाने के लिए जरूर आस्था की डुबकी लगाएंगे। हमारे सारे साथी, हमारे जो क्रू मेंबर्स हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर इसकी कवरेज कर रहे हैं। नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क है और सबसे तेज महा कवरेज ये इस कुंभ मेले की यहाँ से कर रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग भी चाहते हैं को मैं कि देख इसके भी रहा बाद हूं, जब मजा आ रहा है। आप लोग जो वहां से लगातार लाइव दे रहे हैं, तो सर्वेश जी वो पूरा मूड चेक देते हुए प्रयागराज से आप लोगों के लिए। और गौरांग, जा रहे हैं क्या आप डुबकी लगाने? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज आपको, आपकी टीम और सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हमारी कंपनी और हमारे तरफ से। और इतने भी पाप इकट्ठा नहीं हुए अभी तक कि जा करके डुबकी लगाने की जरूरत पड़े। जब वो भर जाएगा हमारा पाप का जो वो मटका होता है, वो अगर भर जाएगा तब जाकर के डुबकी लगाएंगे बिल्कुल। तो याला वाला कुंभ मिस आउट करने वाले हैं आप। लेकिन राजेश जी, मैं तो आपके तमाम अपडेट देखता रहता हूं। आप तो मंदिर के दर्शन वगैरह करते रहते हो, उसके लगातार अपडेट देते हो। कभी मौका लगा क्या, कभी कुंभ में डुबकी लगाई क्या आपने आज तक?
नहीं, मैं अभी गौरांग जी की बात सुन के मेरे मन में एक विचार आया कि जब गौरांग जी जाएंगे तो इनके साथ ही जाऊंगा। तो दोनों का पाप का घड़ा तभी भरने वाला है क्या? एनालिस्ट हैं, तो जब इनका नहीं भरा तो जाहिर सी बात है मेरा भी नहीं भरा है, तो साथ में चलेंगे। ठीक है, तो मुझे भी लेते चलिएगा अपने साथ। ठीक है, तो लेकिन आज का बेसिक शो का प्रमाइस ये है कि पाप तो हमसे भी हो गए हैं। पाप कैसे होते हैं? हमारे से पोर्टफोलियो में गलत स्टॉक आ जाता है, कैपिटल इरोड हो जाता है, तो पाप ही है। अब जब कुंभ का समय है, लोग पाप धो रहे हैं, तो पोर्टफोलियो का पाप भी हम भी धोने की कोशिश करेंगे, पोर्टफोलियो का शुद्धिकरण करेंगे। तो गौरांग, वो स्टॉक्स के साथ शुरुआत करूंगा जो हमसे गलती हो गई पिछले एक साल में। एक तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर टाटा मोटर्स का स्टॉक एक साल में 60% ये कैपिटल इरोड कर चुका है मेरा। तो 440 रुपए था एग्जैक्टली एक साल पहले, और आज 180 182 के लेवल्स पर इंटरेस्टिंगली साल के लो से अब ये स्टॉक कुछ उभरने की कोशिश कर रहा है। तो अब टाटा मोटर्स, इसे पोर्टफोलियो से निकाल फेंकूं या वो पाप प्राइस में है? सर, करना क्या चाहिए? तो आशीष जी, सबसे पहले तो आपको एक वचन पर बहुत ही मुकम्मल तरीके से प्रतिबद्ध रहना होगा, और वो वचन आपको अपने आप को देना होगा कि स्टॉक मार्केट से या स्टॉक मार्केट में किसी शेयर से आप किसी तरह का नाता नहीं जोड़ेंगे, किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी मुनाफा बांध नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे तात्पर्य यह है कि आप ये वचन दे अपने आप को, और इस वचन पर आप प्रतिबद्ध रहे कि आप इस वचन को कभी तोड़ेंगे नहीं, तभी जा करके शेयर मार्केट के पैसे बनते हैं। जहां तक रहा टाटा मोटर का सवाल, मैं उम्मीद रखता हूं कि इस कुंभ में टाटा मोटर के शेयर को भी गंगा जी के जा करके एक डुबकी लगानी होगी, ताकि जो पाप हुए हैं पिछले साल 2 साल में वो धुल जाए। पोर्टफोलियो से निकालने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है तो यहाँ पर आप कुछ और जोड़ सकते हैं, और उसका विश्लेषण काफी लंबे समय से मैं कर रहा हूँ कि टर्न अराउंड हो रहा है जेएलआर का। स्थानीय मार्केट में पैसेंजर व्हीकल लॉन्चेस हो रहे हैं, मार्केट शेयर रिकैप्चर हो रहा है, कमर्शियल व्हीकल का कारोबार तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके का पाइप्स करेक्शन हुआ है, और जो ब्रेक्जिट को लेकर के भी मुद्दा था, आज कल तक मेरे ख्याल से निर्णायक तरीके से पता चल जाएगा ब्रेक्जिट का क्या वातावरण है। 2, 2.5, 3 साल के नजरिए से अगर आपका निवेश है टाटा मोटर में तो बने रहें, और इस स्तर पर एवरेज करें। 360 का लक्ष्य हम मुकम्मल करते हैं। ठीक बात। तो पोर्टफोलियो में दिक्कत तो थी, हम लोगों ने एवरेज करने की कोशिश करी, ये स्टॉक लेकिन पूरा बियर ग्रिप में था। लेकिन अब जैसे गौरांग कह रहे हैं, इन लेवल्स पर अब निकालने की भूल ना करें, अब रखें। जेएलआर का टर्न अराउंड हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। और वाह, स्क्रीन पर देखिए आप, ऑलमोस्ट डबल होगा ये आने वाले समय में स्टॉक। 360 के लक्ष्य, 98% का अपसाइड। तो टाटा मोटर्स पोर्टफोलियो से नहीं निकालना है। शुद्धिकरण का ये पहला स्टॉक था जिस पर रिव्यू ले रहे थे हम। HPCL, अच्छा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन उसमें HPCL को हमने सिंगल आउट करा है। राजेश जी, ये भी आधा हो चुका है। एग्जैक्टली एक साल पहले 425 के लेवल से अभी 225 के स्तरों के आसपास कामकाज होता हुआ 45% के आसपास ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और इसके तो ओवरहैंग अभी बना हुआ है, वो आम चुनाव आने हैं, उस बीच कच्चा तेल उछल गया तो इनको दर्द झेलना पड़ेगा। ऐसे में अब इन भाव पे करूं क्या? ये पोर्टफोलियो में रखूं या निकाल दूं? देखिए, बात आपने सही कही कि लगभग आधा हो गया है, लेकिन इस वैल्यूएशन पे मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको ऐड करने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बट इन लेवल्स पे ऐड बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो बाजार, ये जो भाव गिरे हैं पिछले कुछ एक साल में अगर आप देखें तो कई कारण थे। एक तो नंबर्स थोड़े से दबाव में देखे गए थे, ब्याज के खर्चे बढ़ते हुए नज़र आए थे, क्रूड बहुत ज़ोर से ऊपर चला गया था। लेकिन अब अगर आप देखें तो क्रूड थोड़ा सॉफ्टन हो गया है। इस तिमाही में हो सकता है कुछ इन्वेंट्री लॉस की वजह से नंबर सबड्यूड रहे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू बहुत है स्टॉक में, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी के पास एसेट बहुत हैं, जो इनके रिटेल चेन के नेटवर्क है वो अपने आप में एक लाजवाब है, जो कि एंट्री बैरियर है एक तरीके से। कोई नया खिलाड़ी इसमें आ नहीं सकता है, बहुत जल्दबाजी में इनको कंपटीशन नहीं दे सकता है। डिविडेंड अगर देखें तो बहुत अच्छा देता है, पिछले साल 17 रुपये दी थी, वैल्यूएशन के लिहाज से 5 से भी कम के पी पे है। मैं समझता हूँ ऐड करना चाहिए। ऐड करें तो इससे अब नहीं, इन लेवल्स के आसपास पोर्टफोलियो से निकालने वाला टेंशन ना लें, बल्कि ऐड कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे बाइंग भी हो गई, अभी भी रखे हुए हैं, तो ऐड करेंगे तो आपके औसतन बाइंग प्राइस जो नीचे आ जाएगा, वो रणनीति भी अपनाई जा सकती है। लेवल्स आप लोग की स्क्रीन पर, अब घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है स्टॉक में इन लेवल्स पर। यस बैंक, ये ऐसा था जिसपे हर ब्रोकरेज बुलिश थी, लेकिन तमाम बुरी खबरें पिछले एक साल में अनफोल्ड हुई
और ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 45-44% अपने पिछले एक साल में कैपिटल को इरोड कर चुका है। मेरा प्राइस इतना नीचे आ चुका है। अब ये भी स्टॉक टाटा मोटर्स की तरह है, 150 के आसपास की साल के लोज से अब कुछ उभरने की कोशिश हो रही है, अब मोमेंटम तूल पकड़ रहा है। तो गौरांग सर, इसमें सवाल ये है कि अब तो जो पेन पीरियड था क्या खत्म हो चुका है? अब जो कोई भी सीईओ का नाम आए तो जो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी थी वो खत्म होगी। रखे रहोगे पोर्टफोलियो में यस बैंक? आप लोग का हाउस कॉल क्या है इस समय? बेशक, और निश्चिंत होकर के बने रहे। और जब सभी लोगों ने स्टॉक का साथ छोड़ दिया था, हम इसके बिल्कुल बराबर खड़े थे। 250-300 पर भी कवायद करी थी निवेश की, और जब ये 150-160 पर भी गया तकलीफों को लेकर के, बुरी खबरी को लेकर के, तब भी हम इसके साथ खड़े थे। और 150-160 वाला आज 200 के ऊपर है। तो आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो करीबन 25-30% का रिटर्न तो ऑलरेडी खड़ा करके दिया है इसने। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ से भी और ऊपर की तरफ के दायरे, और जो नकारात्मक खबरें थी अब सकारात्मक सा रूप ले रही है। 245 का लक्ष्यांक है लंबी अवधि के नजरिए से। ठीक बात, यस बैंक के साथ बने रहें। टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, और अब सारी दिक्कतें शायद प्राइस में ऑलरेडी आ चुकी हैं। लो लेवल से रिकवरी दिखा रहा है, वो पेन पीरियड खत्म हो रहा है। अब खबर है कि जल्दी आरबीआई की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी नए सीईओ साहब को, तो क्लैरिटी लौटती हुई नजर आए। तो यस बैंक इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव, 245 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। मेटल्स एज अ स्पेस में वेदांता हमने सिंगल आउट करा। हालांकि कई सारे मेटल्स हैं जो पिछले एक साल में अच्छा खासा प्रेशर, अच्छा खासा दबाव दिखा रहे हैं, लेकिन वेदांता वो स्टॉक है जो ऑलमोस्ट 43% एग्जैक्टली एक साल में नीचे आ गया है। 340 रुपए के आसपास था एक साल पहले, और आज 200 के नीचे ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, वेदांता का क्या करना चाहिए? देखिए, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही लाजवाब कंपनी है जो कि डाइवर्सिफाइड है। मैं कहूँगा न केवल मिनरल्स में बल्कि ऑयल एंड गैस में भी है। मिनरल्स में भी एक बड़ा पोर्टफोलियो है, और अभी अभी इन्होंने कुछ दिन पहले इलेक्ट्रो स्टील की अधिग्रहण किया है। कुछ टूटिकोरिन स्मेल्टर में प्रॉब्लम्स का ओवरहैंग है जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा, और कंपनी एक बहुत अच्छा निवेश कर रही है, करीब करीब 8 बिलियन का एक्सपेंशन के लिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो 7 के पीई पे इतनी बड़ा पोर्टफोलियो के साथ ये कंपनी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ती है। थोड़ा चाइना में डिमांड कम होने के कारण से मेटल प्राइसेस में दबाव देखा गया है, लेकिन ये वक्ती तौर है। अगर आप लंबी हॉराइजन का कॉल लेते हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा अपसाइड हो सकता है। बट 6 से 9 महीने के लिए भी अगर आप लो तो 235-240 के टारगेट के साथ इसमें बने रह सकते हैं, और अगर ये करेक्ट होता है यहाँ से मौजूदा स्तर से 180 तक आता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। ठीक बात, तो गिरावट में नई खरीदारी और इन लेवल्स पर होल्ड करना है, इसको भी पोर्टफोलियो से निकालने की जरूरत नहीं है। एक और स्टॉक जो पिटा वो है टेलीकॉम स्पेस, और वो इंटेंस एग्रेसिव कंपटीशन का खामियाजा स्टॉक ने भुगता, वो है भारती एयरटेल। हालांकि वोडाफोन भी इस लिस्ट में आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इस समय दिग्गज स्टॉक्स की पहले बातचीत कर रहा हूं। तो भारती एयरटेल वो स्टॉक है जिसने 1/3 अपना कैपिटल गंवाया पिछले एक साल में। ये स्टॉक था 500 प्लस पे, और इस समय 325 के आसपास के जोन पे ट्रेड करता हुआ। तो ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो गौरांग सर अभी भी नजर आती है, पर कितना हद तक ये प्रेशर प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि हम लोग हमेशा चर्चा करते थे तो कहते थे कंपटीशन के सामने शायद इकलौती ये कंपनी जो खड़ी रहे इवेंचुअली। भारतीय एयरटेल लेवल्स पे कॉल क्या होगा? तो कमूमन सभी सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज पर हमारी खरीदारी की राय। रिलायंस इंडस्ट्रीज इसलिए क्योंकि जियो का कारोबार उनके पास है। आइडिया वोडाफोन जो कि 2 अलग कंपनियां हुई करती थी, अब उनका मर्जर हो गया है, तो एक बड़ा कंसोलिडेशन एमएनए जो हम चाहते थे वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अब कोई बड़ा कंसोलिडेशन एमएनए हो इस सेक्टर में ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई नाम भी नहीं आते। दूसरी तरह रहा आखिर में नाम भारतीय एयरटेल का, तो काफी कुछ तकलीफों में जूझते हुए ये स्टॉक उभरा है, और ऊपर की तरफ हमने अक्सर देखा है कि 400 के आसपास जाता है तो ये दम तोड़ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि जो प्राइसिंग पावर, यानी कि जो टैरिफ में ऊपर की तरफ के रिविजन है, वो धीरे धीरे करके आने वाले भविष्य में लौट करके आएंगे सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के पास। उस सूरत हाल में हमें लग रहा है कि 385 का लक्ष्य काफी आसानी से मुमकिन हो सकता है। और ऑफ कोर्स आज कुछ खबरें भी थी आजकल में, कुछ कंपनी केन्या में अधिग्रहण करने की बात कर रही थी, और अफ्रीकन कारोबार थोड़ा बहुत योगदान देना शुरू कर दिया। ठीक बात। तो अब तक जिन्होंने पोर्टफोलियो में हमें दर्द दिया था पिछले एक साल में, हम सिर्फ लार्ज कैप्स पे अब तक फोकस कर रहे थे, और उसको लेकर कॉल क्लियर है, इन तमाम स्टॉक्स में बने रहना है। टाटा मोटर्स तो खरीद सकते हैं, एचपीसीएल को लेवल पे ऐड और करा जा सकता है, यस बैंक खरीद के चलें, या पोर्टफोलियो में है तो रखे रहें, अब घबराएं ना।
वेदांता होल्ड करें और गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाएं। और भारतीय एयरटेल में भी शायद प्रेशर पेन अब पीछे है। टेलीकॉम एज अ स्पेस को लेकर गौरांग सर बोले और उसमें भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने के आप मौके ढूंढ सकते हैं। तो यहां पे तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं नजर आई। इस शुद्धिकरण में अब तक तो कोई स्टॉक बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ब्रेक के बाद मैं कुछ मिड कैप स्मॉल कैप्स की बातचीत करने वाला हूं। जहां कुंभ मेले की आज से शुरुआत हो गई है और हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो का शुद्धिकरण। निवेश से जुड़ी भूल का प्रायश्चित कराने के लिए हमारे साथ बने हुए राजेश अग्रवाल और गौरांग शाह साहब। अब तक हमने बातचीत करी थी कुछ दिग्गज स्टॉक्स में जहां पे अच्छा दबाव, अच्छा प्रेशर आया था और उनको क्या पोर्टफोलियो में रखें या निकाल दें। अब एक स्टेप नीचे उतरते हैं मिड कैप स्मॉल कैप्स पे। और राजेश जी, उसमें एक स्टॉक तो नजर हट ही नहीं रही। जब वरुण ये लिस्ट लेकर आए थे मेरे पास तो मैंने पूछा था कोई एडजस्टमेंट वगैरह तो नहीं, जरा चेक करो इसमें। वो कंपनी है जेबीएफ इंडस्ट्रीज। 228 का स्टॉक 22 रुपए हो गया एक साल में। 90% कैपिटल इरोड कर दिया है सर इसने। ट्रैक करते हैं आप इस कंपनी को, बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। अब कॉल क्या होगा? कोई एडजस्टमेंट वाकई नहीं हुआ है क्या स्टॉक में? नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है आशीष जी। अगर आप देखें तो गिरावट ही झेली है। अगर कंपनी के कामकाज पर नजर दें तो पॉलिस्टर स्ट्रिप वगैरह बनाती है और न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार को भी केटर करती है। दिक्कत है कि डेट बहुत बड़ा था, कंसोलिडेट में तो बहुत बड़ा डेट था जिसको कुछ रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। स्टैंड अलोन डेट की बात करूं तो 2300 करोड़ के आसपास का डेट था मार्च 18 में। कंपनी बहुत जोर से कामयाब कर रही है डेट वगैरह कम करने के लिए, बट इन सब चीज़ों में बहुत समय लगता है, बहुत जल्दबाजी में हो नहीं पाता है। पिछली तिमाही में अगर आप देखें तो 483 करोड़ के आसपास का लॉस आया था, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से आया था, इसलिए उतनी चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि क्रूड से डायरेक्टली रिलेटेड है पॉलिस्टर का कारोबार, और जिस वजह से कंपनी की दिक्कतें बनी हुई हैं, डेट के वजह से बनी हुई है, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से निकल जाए तो बेहतर होगा। निकल जाए तो जेबीएफ इंडस्ट्रीज कुछ नहीं बचा, 10-9% बचा है जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा था एक साल पहले, पर वो भी लेके निकल लें, उस पर भी होप्स ना रखें। अच्छा, ऐसी कंपनी राजेश जी एक और है, वो है रिलायंस नेवल। बहुत होप्स बंदे थे। अंबानी साहब जब उतर रहे थे, अनिल अंबानी साहब, तो डिफेंस को लेकर और तमाम स्कीम्स और तमाम वो नए नए धंधों पे उतरे थे। अच्छा लगा था सब स्टोरी, पर वो एक्चुअली स्टोरी अनफोल्ड हो नहीं पाई। 3/4 मेरा कैपिटल इरोड हो चुका है स्टॉक में, और ये था भी 57-60 के लेवल्स पर, आज तो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे जाने की कगार पे खड़ा हुआ है। इसके साथ पोर्टफोलियो में क्या ट्रीटमेंट करा जाए? कोई होप्स है? देखिए, इस कंपनी के साथ दो बड़ी दिक्कतें हुई। एक तो डेट बहुत ज़्यादा था, जो कि अगर आप देखें तो मार्च 18 में 5500 करोड़ के आसपास का था। दूसरे इसमें ओवरहैंग ग्रुप का था। एडीएजी ग्रुप को बिलोंग करने के कारण से जो क्वालिटी निवेशक थे या बड़े निवेशक थे, वो बीच में थोड़े इन दिनों इस ग्रुप से थोड़ा दूर रहना चाहते थे, बावजूद इसके कि कुछ कंपनियां इस ग्रुप में भी अच्छी है। डेट 53 से 5400 करोड़ रुपए के होने के कारण से, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि कमर्शियल से बिल्डिंग सेक्टर थोड़ा डाउन ट्रेंड में चला गया। इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए और कुछ में कॉस्ट ओवररन हो गया, और इस वजह से ये टूट गया। मुझे लगता है कि इसमें कोई होप्स अब बचा है। कोई बाजार के कारण से ही 10-5% की मूव आ जाए तो वो जुदा बात है, लेकिन मैं समझता हूँ निकलना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर्स पे भी देखें तो पिछले कई तिमाहियों से लॉस आ रहा है। सितंबर क्वार्टर में ही अगर आप देखें तो 363 करोड़ के आसपास का लॉस था। कोई मुनाफे में आने की उम्मीद इस वक्त है नहीं, निकल जाना बेहतर होगा। तो जेबीएफ इंडस्ट्रीज, रिलायंस नेवल, दो स्टॉक जो पिछले एक साल में ऑलमोस्ट पूरा कैपिटल वाइप आउट होता हुआ नजर आते हैं, दोनों स्टॉक से निकले, कोई होप नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक और आंसर, और यहाँ पे तमाम बुरी खबरें, खैर ऑब्वियस था, पिटना था। ये भी आधे से ज्यादा 55% पिछले एक साल में पिटा है। 175 का माल 80 रुपए के आसपास इस समय। अब क्या कॉल होगा सर? ये सरकारी बैंक को लेकर होप्स और पीएनबी को लेकर कोई होप? तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि मझौले और छोटे शहरों में रिकवरी आना थोड़ा समय लगेगा, खास करके छोटे जो शहर उसमें। दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स होते हैं ऐसे जो माँ गंगे के गोद में डुबकी लगा करके अपने पाप जो है वो धुला देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो माँ गंगे की गोद में जा करके डुबकी लगाकर अंदर डूबे हुए रहने पर भी इनके पाप धुलते नहीं है। और कुछ स्टॉक्स अभी आप जिक्र कर रहे थे उसमें से, लेकिन पीएनबी का मेरे ख्याल से जो एक रुझान है वो काफी बेहतर लगता है, और 60 या 65 का एक निचला स्तर बनाने के बाद ये उभरा है। हमारी खरीदारी की राय है, निवेश बने रहने की राय है, और अगर निवेश ऊपरी स्तर पर है तो इस स्तर पर या निचले स्तर पर एवरेज करें। तकलीफ होगी, गुंजाइश होगी, कुछ समय लगेगा,
रिकवरी को लेकर के एनपीएस और नेट और ग्रॉस एनपीएस को कम नीचे के स्तर पर आने के लिए, प्रोविजनिंग राइट बैक के लिए और मार्जिन को सुधरने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में से आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपके पास समय है और निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर एवरेज करने की राय हुई। पहला हमारा जो लक्ष्य है वो 110 का है। इसके लिए कम से कम 2.5 से 3 साल का नजरिया रखें। 2.5 से 3 साल का नजरिया रखें। अब बेचने की जरूरत नहीं है, शायद हालात यहां पे सुधरते हुए नजर आए, लेकिन जेबीएफ इंडस्ट्रीज, रिलायंस नेवल, अभी भी इतनी पिटाई के बाद कोई होप नहीं है। उन दोनों स्टॉक्स को पोर्टफोलियो से हटा दें, दूर हो जाए उन दोनों स्टॉक से, ये कॉल आता हुआ। चलिए, इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप कुंभ में और एक्सपेक्ट करते राजेश जी, गौरांग जी आपको मिलेंगे तो वहां पे इस बार तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं 4 मार्च तक है कुंभ, तो आपका घड़ा अभी तो नहीं भरेगा। अब अगला मौका हरिद्वार में 2021 में शायद मिले, तब मुलाकात होगी आप लोग से कुंभ में शायद हम लोग की। इस नोट पर आप सबका शो देखने के और आप दोनों का आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।